नहीं, पर आप शिकायत स्वास्थ्य मंत्री हाँ बिल्कुल करता हूँ, से करते आपके हैं। चैनल में बोल रहा हूँ, करता हूँ, आगे भी करूँगा, इसमें हर्ज ही क्या है। तो क्या उनके टैक्स के पैसे को सत्ता में बैठे लोग कहीं भी दुरुपयोग कर लेंगे? या ये कह लीजिए कि हम उसी पार्टी के नेता थे इसलिए सुनते थे, या ये कह लीजिए वो इतने सरल और सहज नेता हैं इसलिए सुनते थे। क्योंकि यदि कांग्रेस नहीं, आपने क्या बोला? मेरा पसंदीदा मैं पहले इस बात में, क्योंकि यदि कांग्रेस रंजिश से मेरी किसी भाजपा नेता से कोई रंजिश नहीं। शिकायत है आपके आज की वर्तमान परिस्थिति में अगर कहूँ तो भाजपा नेता सबसे ज्यादा हमारे इष्ट मित्र हैं। मैंने श्याम बिहारी जायसवाल जी को बुलाया, अब वो नहीं आए। मनेंद्रगढ़ में होते हुए, हसदोई में उस दिन होते हुए, सामने 300 मीटर की दूरी पे वो नहीं है। मैं उस महिला का नाम नहीं लेना चाहता, आप ले लिए, सब जनता सुन ली। वो यहाँ एसडीएम के पद पे पदस्थ है। वो इतनी अच्छी राजनीतिक बात कर रहा है, वो क्वेश्चन से सब क्वेश्चन पूछ रहा है। कहीं आप पहले राजनीति में देखें। देखिए, यदि आपको पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, आप हमारे विधानसभा के विधायक हैं, पूरे प्रदेश में बताने के लिए तो मुझे गर्व है ना कि मेरे क्षेत्र के विधायक स्वास्थ्य मंत्री हैं। लेकिन वही गर्व उस समय अपमान महसूस कराता है जब उनके विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्मित जो नया जिला अस्पताल बना हो वहाँ पानी भर जाए, वहाँ की दीवार टूट जाए, वहाँ का सीट टूट जाए, तो मैं विपक्ष का नेता होने के कारण आवाज़ उठाऊंगा। और इसमें पहले भी उठाता था, आज भी उठाता हूँ, आगे भी उठाऊंगा। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है और इसमें राजनीति चमकाने वाली भी कोई बात नहीं। ये बात है आम जनों की मुद्दे उठाने वाली। आपने भी टैक्स का पैसा दिया होगा, जितने लोग हमारे साथ यहाँ आज काम कर रहे हैं उन्होंने भी टैक्स का पैसा दिया। तो क्या उनके टैक्स के पैसे को सत्ता में बैठे लोग कहीं भी दुरुपयोग कर लेंगे? इसलिए विपक्ष है, इसलिए हम हैं। हमें कोई आवाज़ उठाने का सैलरी नहीं मिलता, हमें कोई पैसा नहीं मिलता। हम इसलिए हैं कि हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सत्ता में बैठे लोग 100% गलत करते जाएंगे, उनकी आंखें बंद हो जाएंगी। अच्छा, जैसे कि इससे पहले जो मनेंद्रगढ़ में जैसे डॉक्टरों की कमी शुरू से रही है, इससे पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के टीएस बाबा जी रहे हैं, तब आपने ऐसी आवाज़ उठाई? देखिए, वही बात है, जब आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब स्वास्थ्य मंत्री थे, है ना, हम उस समय सत्ता में थे। सत्ता में कहने का मतलब हम जिस विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं वो विचारधारा सत्ता में थी। तो हमारा काम उस समय था, हम उस समय भी आवाज़ उठाते थे। लेकिन हमारा काम आवाज़ उठाने का तरीका उस समय ये था कि हम जब भी उनसे मुलाकात करते थे हम उन्हें ज्ञापन देते थे कि बाबा साहब मनेंद्रगढ़ में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, आप उसकी व्यवस्था कराइए। हम वो कभी हमारे साथ टेलीफोनिक बात होती थी, कई मेरे वीडियो होंगे आप देखेंगे सोशल मीडिया में। कोविड स्टार्ट हुआ तो मैंने उन्हें कहा कि बाबा साहब रैपिड टेस्ट कराइए, तो उन्होंने मुझे, मतलब वीडियो होगा सोशल मीडिया में देखिए, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आपका आइडिया बहुत अच्छा है, पर रैपिड टेस्ट में ये दिक्कत है। जो भी उस समय दिक्कत थी उन्होंने ये कहा। तो हम उस समय भी आवाज़ उठाते थे, लेकिन हमारा आवाज़ उठाने का तरीका उस समय सरल था। सरल इसलिए था क्योंकि हमारी बात वो सुनते थे। या ये कह लीजिए कि हम उसी पार्टी के नेता थे इसलिए सुनते थे, या ये कह लीजिए वो इतने सरल और सहज नेता हैं इसलिए सुनते थे। आज की स्थिति ये है कि हमारी बात वो सुनते नहीं, तो हमें अब जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तो उसे आवाज़ सुनाने के लिए ढोल पीटना पड़ता है। तो आज के ज़माने में हम ढोल पीट रहे हैं और उन्हें सुना रहे हैं कि आप सुनिए कि ये अव्यवस्था आपके क्षेत्र में है। अच्छा, तो सौरभ मिश्रा, आपके हिसाब से कांग्रेस का या फिर आपका पसंदीदा नेता कौन है? मेरा पसंदीदा नेता कांग्रेस है। नहीं, कोई पर्टिकुलर एक लीडर? मेरा पसंदीदा नेता कांग्रेस है। मेरा पसंदीदा लीडर राहुल गांधी है। अच्छा, तो क्यों कांग्रेस है? क्योंकि यदि कांग्रेस, नहीं, आपने क्या बोला? मेरा पसंदीदा मैं पहले इस बात में, क्योंकि यदि कांग्रेस आज उधर बैठ के फैज इंटरव्यू कर रहे हैं, यदि कल कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि फैज सर्वधर्म सम्मान करेंगे, सभी धर्मों को बराबर लेके चलेंगे, अच्छा विकास कार्य करेंगे और शहर को एक ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे और उसे प्रत्याशी बनाती है, तो मैं फैज के साथ काम करूंगा। तो मेरा पसंदीदा लीडर कांग्रेस की विचारधारा है। अच्छा, तो अब जब आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, हाँ, तो वो आपके पसंदीदा नेता है? हम पूरे देश के हैं। तो आपने 2018 या फिर 19 पे एक ज्ञापन सौंपा था कि परिवारवाद की वजह से राहुल गांधी जी को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। वही आपने जहाँ भी उसको पढ़ा, उसने आपने शायद किसी पेपर की कटिंग वटिंग पढ़ी होगी। मैं आपको अपना एक पत्र दिखाऊंगा, उस पत्र में मैंने क्या नहीं, आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। हाँ, नहीं, मैं पत्र भी दिखाऊंगा, मैं यहाँ भी स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई इसमें छुपाने की बात नहीं, सब खुली डायरी। अगर कुछ गलत होता तो मैं उसे सोशल मीडिया से हटाता, उसमें उसके बाद मैंने खंडन भी जारी किया था। आज भी मैं कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, है ना, अलग अलग लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, परंतु विपक्ष ने मीडिया और सोशल मीडिया के सहारे ये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी केवल गांधी परिवार को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रखती है। चूंकि मीडिया और सोशल मीडिया में कांग्रेस की छवि को धूमिल की गई,
कांग्रेस की छवि को खराब की गई, तो उस समय मैंने एक पत्र, उस समय वर्तमान में शायद मुझे याद नहीं इतना, शायद राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, तो मैंने उन्हें कहा था क्योंकि मीडिया की ऐसी छवि है, इसलिए हमें उस छवि से निकलने के लिए कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि ताकि उस छवि से हम बाहर आ सके। तो मैंने इसमें ये कहीं उस पत्र में ही एक नीचे लाइन है कि राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता और हमारे आदरणीय लीडर हैं, उस पत्र में लाइन है। अच्छा, तो आपके हिसाब से एक नेता में, जैसे आज के नेता जैसे इलेक्शन जीतने के बाद आजकल के लोगों के थोड़े हाव भाव बदल जाते हैं, तो आपके हिसाब से एक आइडियल पॉलिटिशियन क्या होना चाहिए जो लोगों के बीच में रहे, या फिर सौरभ मिश्रा कैसा नेता बनना चाहते हैं, मतलब एक आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? देखिए, जब हम बच्चे थे तो पिताजी को जब हम बताते थे कि इस सेमेस्टर में मैंने टॉप कर लिया, तो पिताजी खुश तो होते थे, पर वो कहते थे कि टॉप कर लेना बड़ी बात नहीं, टॉपर बने रहना बड़ी बात है। उनका कहने का अभिप्राय था एक बार टॉप तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके प्रतिद्वंदियों को ये नहीं पता था कि आप उस रेस में हो, लेकिन उस रिजल्ट के बाद आपके प्रतिद्वंदियों को पता है, मतलब आपके जो भी समकक्ष लोग हैं उनको पता है कि आप उस रेस में हो, तो वो आपसे अच्छी तैयारियां करेंगे। तो सेम यही मैं अपने जीवन में एप्लीकेबल करता हूँ, मतलब अपने जीवन में उतारता हूँ। राजनीति एक ऐसा असर है, यदि मैं हो सकता है मैं पहली बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ने इस शहर में जाऊँ, तो मुझे आप जैसे बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त यार, इस उम्मीद से वोट दे दें कि लड़का पढ़ा लिखा है, लड़का अच्छे उससे है, बहुत कुछ अच्छा करेगा, युवा है, ये वो पहला अवसर मुझे इस तरीके से मिल सकता है। लेकिन जब मैं दूसरे अवसर के लिए जाऊँगा तो उस समय ये सब चीज़ें नहीं देखी जाएंगी, उस समय मेरे पहले अवसर का परिणाम देखा जाएगा। तो सफल राजनेता वो है जो अपने पहले अवसर का उपयोग इस तरीके से करे कि वो पहला अवसर उसे बार बार अवसर दिलाता रहे, वो सफल राजनेता है। ना कि इस तरीके से कि पहला अवसर ही है, अब अवसर आएगा कि नहीं। जो नेता ये सोच के काम करता है अब अवसर आएगा कि नहीं, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य तरीकों की क्रियाओं में भिड़ जाता है और उसके कारण उसका नुकसान होता है। तो सौरभ मिश्रा, आप क्या सोचते हो कि कल को आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं? जो आप पॉलिटिकल कैरियर जो आपका है, वो उसको अंत कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आप? जैसे जो भी आप शुरुआत आपने प्रवक्ता से किया, तो उस चीज़ का एक अंत आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, आज के समय में, वर्तमान परिस्थिति में यदि मैं यहाँ बैठ के कुछ बातें सोचूं तो वो बड़ी बात लगती है। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि मैं जिला कांग्रेस कमेटी जैसे मेन बॉडी में मेन महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में काम करूँगा। पर आज ऐसा अवसर आया, कांग्रेस पार्टी ने ही नहीं दिया ना, हमारे नेताओं ने दिया। कभी ऐसा अवसर कांग्रेस पार्टी के नेता मुझे देंगे कि आपको इस शहर में पार्षद बनना है या अध्यक्ष बनना है या विधायक या कुछ भी अन्य बनना है, तो उस समय उस अवसर को मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। तो आज की परिस्थिति में यह कह पाना कि मैं कहाँ तक जाऊँगा, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई सीमा होती है, ना केवल मेरे लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, कोई पार्षद भी नहीं बन पाता। पर आपकी कुछ तो मंशा होगी। मेरी मंशा है ना, मैं राजनीति में सक्रिय रहूँगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में काम करता रहूँगा, जब तक मेरी हिम्मत है तब तक करता रहूँगा। और मुझे पूरा भरोसा है अपनी पार्टी पे। अभी तक जैसी पार्टी मुझे काम देकर मुझे बढ़ाती रही है, आगे भी मेरी पार्टी मेरे कार्यों का परिणाम मुझे देगी और मुझे हमेशा बढ़ाएगी। जैसे आपकी काफ़ी रंजिशें या फिर काफ़ी शिकायत है भाजपा को लेकर, तो आप हमारे वीडियो चैनल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से उन्हें क्या सीख देना चाहते हैं कि आपकी शिकायतें दूर हो जाए? रंजिश से मेरी मतलब किसी भाजपा नेता से कोई रंजिश नहीं। शिकायत है आपके आज की वर्तमान परिस्थिति में अगर कहूँ तो भाजपा नेता सबसे ज़्यादा हमारे इष्ट मित्र हैं, क्योंकि सरकार से तो वो खुद दुखी हैं। वही हमें रात को मैसेज करते हैं, भैया ये वाला व्हाट्सअप कर रहा हूँ, इसको थोड़ा देखिएगा ना भैया यार। क्योंकि कांग्रेस नहीं है ना, कांग्रेस होती तो सुबह लड़ाई लड़ रहे होते, मंत्री जी आपने ये गलत किया, विधायक जी। अब वो भाजपा है, चूंकि वो लड़ाई नहीं लड़ सकते भाई, उनके भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक गाना गा दिया कि डीएमएफ का पैसा नहीं मिल रहा, उनको नोटिस जारी हो गया। तो वो छोटे कार्यकर्ता तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, तो वो हमारे को भेजते हैं। तो हमारी कोई रंजिश नहीं, हम केवल आवाज़ उठाते हैं और काम है विपक्ष का। यदि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सत्ता में बैठे लोग निरंकुश हो जाएंगे, मनमानी करेंगे, उनको जगाएगा कौन? हम जैसे लोग, और हम जगाते हैं। इसमें भाजपा के नेताओं को कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, हमारा काम है। हम कोई व्यक्तिगत उनके दुश्मन नहीं। श्याम बिहारी जायसवाल अगर की बात करूं या रेणुका सिंह की बात करूं या किसी भी भाजपा नेताओं की बात करूं, क्या उन्होंने मेरा खेत काटा है? क्या उन्होंने मेरा जमीन कब्जा किया? नहीं किया ना भाई, कुछ नहीं किया है। हमारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, व्यक्तिगत रूप से हमारा कुछ नहीं। हाँ, कुछ लोग उसे व्यक्तिगत समझ लेते हैं, वो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, अभी कुछ समय पहले मेरा शादी हुआ, मैंने सब लोगों, अधिकांश लोगों को बुलाया, सब कहना तो गलत है, अधिकांश लोगों को बुलाया, मैं अपने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी बुलाया।
चूँकि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे विधानसभा के विधायक हैं, तो मैंने श्याम बिहारी जायसवाल जी को बुलाया। अब वो नहीं आए। मनेंद्रगढ़ में होते हुए, हसदो में उस दिन होते हुए, सामने 300 मीटर की दूरी पे वो नहीं आए। तो इसे वो व्यक्तिगत लड़ाई सोचते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी, मेरी तो नहीं। भाई मेरे नेताओं ने मेरा आदर रखा, चाहे वो मैं आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब की बात करूं, आदरणीय चरणदास मान जी की बात करूं, जयसिंह अग्रवाल जी की बात करूं, किसी की बात करूं, सब लोग शादी के समय क्योंकि चुनाव था उस समय नहीं आ पाए, बाद में आए, घर आए, तो इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं। हमने उनको भी बुलाया था, इनको भी बुलाया था, ये लोग अपना समझे आए, उन्होंने व्यक्तिगत लिया, नहीं आए, तो इसमें क्या ही कह सकते हैं। तो आप क्या उन्हें मतलब कुछ ऐसा काम करें जिससे सौरभ मिश्रा की नाराज़गी दूर हो जाए, कि वो सोशल मीडिया में मतलब उनके खिलाफ टिप्पणी करना या लिखना बंद करें? देखिए बिल्कुल हो सकता है। क्या हुआ, जैसे देखिए हम एक जगह गए थे, वन विभाग का कार्यालय है, वहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ नीचे रखी हुई थी। वो इसलिए रखी हुई थी, कृष्ण कुंज कांग्रेस सरकार की योजना थी, उस सरकार में वहाँ मूर्तियाँ स्थापित होनी थी। मूर्तियाँ चूँकि आ गई थी और सरकार बदल गई, तो उन्होंने क्या, चूँकि कांग्रेस सरकार की योजना है तो हम उन मूर्तियों को नहीं रखेंगे वहाँ पर। मतलब इनका ये उद्देश्य था। हम लोग जिस दिन के बहुत दिन से हम लोग देख रहे थे, मीडिया में चल रहा था, हम लोग सोचे अधिकारी जाग जाएंगे। हम लोग गए, हम लोग देखे पूरा मकड़ी का जाला लगा हुआ है, लोग जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं, गंदा है। तो हम लोगों ने उस दिन उस चीज़ को फेसबुक में डाला, वन विभाग के अधिकारियों से बात की कि यदि आप नहीं रख सकते, आप सक्षम नहीं हो, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता विधि विधान से जाके स्थापित करेंगे। हमने डाला, हमने जब बताया तो सरकार जागी कि ये लोग स्थापित कर देंगे, तो हमको करना पड़ेगा उससे पहले, तो किए, तो वहाँ लड़ाई खत्म हो गई। अब अगली लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं करेंगे तो टीका टिप्पणी तो होगी ही, हमारा काम है। अच्छा, तो जैसे जो नए वोटर्स हैं हमारे, या फिर जो युवा वोटर्स हैं, या फिर जैसे कांग्रेस में बोला जाता है जो युवा साथी हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अच्छा नेता चुने अपने लिए? कांग्रेस में बोला जाता है कांग्रेस में युवा नहीं, साथी, युवा मतलब साथी बाकी जैसे भाजपा या अन्य बाकी दल पार्टी में में भी जैसे बोला युवा जाता साथी है, नहीं होते क्या? युवा साथी जो हमारे जो पहले वोटर्स हैं, कि उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपना नेता सोच समझ कर चुने? देखिए, और एक नेता, अच्छे नेता में क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? ये क्या होता है ना, मतलब इस देश की आबादी कह लो या इस शहर की आबादी कह लो, मैं भी जब स्कूल में था तो एक आम व्यक्ति जो, अब आज के समय में मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, तो इस परिभाषा को छोड़ के पहले की बात करूँ, एक आम व्यक्ति होता है, उसका प्रशासन के प्रति रुख बड़ा कड़वा होता है। उसके नज़र में ये होता है कि पुलिस मेरी रक्षा करने के लिए नहीं है, पुलिस से मुझे डरना है, प्रशासन में बैठे अधिकारी कर्मचारी हमेशा शोषण करते हैं, ये उसका नज़रिया होता है। पर ऐसा होता नहीं। ये क्यों होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, 0.1% हर जगह, वो राजनीति में भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी में भी हैं, आम जनता में, उन लोगों के कारण ऐसा नज़रिया होता है। तो उन लोगों के कारण हमें सबको कटघरे में नहीं खड़ा करना है, और हमें ये समझना है, हमें ये नहीं सोचना है एज ए मतदाता कि मैं क्यों मतदान करने जाऊँ, या फिर मैं किसी को भी दूँ, मुझे क्या, राम को दूँ, श्याम को दूँ, सीता को, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। आपको ये सोचना है कि यदि आपके सामने 4 लोग ऑप्शन हैं, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में या अध्यक्ष के रूप में, तो उन चारों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है? कई पैमाने हो सकते हैं, पढ़ाई से लेकर उसकी शैक्षणिक योग्यता से लेकर उसका बौद्धिक स्तर, उसका मानसिक स्तर, उसके कार्य की शैली, उसके बातचीत की शैली, उसके उस पैमाने को आपको चेक करना है, उसके बाद उसे वोट देना है। और ये यदि हर व्यक्ति ये फार्मूला अपनाने लगे तो अच्छे नेता निकल कर आएंगे, और कोई बदमाश, क्रिमिनल या इस तरीके के लोग, जो लोग कहते हैं कि धन बल से हम जीत के आए, धन बल काम नहीं आएगा, उस समय केवल जनबल काम आएगा। एमसीबी जिला में जो कांग्रेस के जो शीर्ष लीडर हैं या फिर जो एक कार्यकर्ता हैं, तो उनको लेकर आपके क्या व्यक्तित्व रहे हैं? जैसे जो शीर्ष लीडर हैं, सभी अच्छे हैं। नहीं पर्टिकुलर आप नाम लेके भी बोल सकते हैं। देखिए, हर किसी में अलग अलग विशेषता होती है। यदि सौरभ मिश्रा खुद का अपना एनालिसिस करे तो उसमें कुछ अच्छाई होंगी, तो कुछ कमियां भी हैं। तो सबसे अच्छा सफल नेता शायद मेरे नज़र में हो जो अपनी कमियों को देखे कि मेरी ये कमियां, उसको दूर करने की कोशिश करे। जैसे मैं इस जिले की बात करूं तो बड़े जिले में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, है ना, सबकी कुछ ना कुछ अलग अलग अच्छाइयाँ हैं। और उस कहते हैं ना, हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 अलग अलग तरीके की, तब हम एक मुट्ठी हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी है। यदि नाम लेके कहूँ तो जैसे हमारे इस जिले के नेता हैं रमेश सिंह जी, तो उनमें उनकी सबसे अच्छाई वो ईमानदार हैं। हमारे इस जिले की नेता हैं, बड़ी नेता हैं प्रभा पटेल जी, उनमें अच्छाई एक उनका मतलब वाद व्यवहार बहुत अच्छा है। कोई भी व्यक्ति उनसे बात व्यवहार करेगा तो मतलब, और भी बहुत अच्छाई है, मैं एक एक बता रहा हूँ कि बात व्यवहार करेगा तो लगेगा कि हाँ ये लीडर है। हमारे जैसे गुलाब कमरो जी हैं, उनसे कोई मिलेगा कि ये मतलब जमीन से जुड़ा नेता है। वो जमीन से एक सामान्य परिवार से निकलकर विधानसभा तक का सफर तय करता है, शिक्षा अपनी ग्रहण करता है, शिक्षक बनता है, विधायक बनता है, ये उसकी अच्छाई है।
बात करूं राजकुमार केसरवानी की, उसकी अच्छाई है, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत यूथ और नए लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ समा बांध के रखता है, उनकी लड़ाई लड़ता है। बात करूं कृष्ण मुरारी तिवारी की, तो उनके में अच्छाई है, वो बेबाक बात करते हैं। यदि सौरभ मिश्रा की कोई बात उन्हें खराब लगेगी, वो मुंह पे कह देंगे सौरभ मिश्रा तुम्हारी ये बात गलत है। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं। जैसे बात करूं राजेश शर्मा जी के, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी अच्छाई है, बहुत सरल है। उन्हें मैंने कहा कि मुझे बनना है, तो अगर उन्हें मुझे बनाना होगा तो कहेंगे कि सौरभ मिश्रा तुम्हें बना दूंगा, नहीं बनाना होगा तो मुझे कहेंगे कि तुम्हें नहीं बना पाऊँ। राजनीति में आमतौर में ऐसा नहीं होता। अशोक श्रीवास्तव, तो उनकी अच्छाई है, वो ग्रामीण परिवेश से आए हैं, आज जिला अध्यक्ष जैसे पद में बैठे हैं। और मतलब आप भी या कोई भी ऐसा व्यक्ति फ़ोन करेगा, मिलेगा, तो मतलब मुझे कभी उसे ये एहसास नहीं कराता कि जिला अध्यक्ष। कई बार ऐसा भी होता है, आपके चैनल में फ्रैंकली कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं अरे आप अध्यक्ष हैं तो थोड़ा सा आप आगे आइए ना कार्यक्रम में। नहीं, जब सब हैं तब तो मैं अध्यक्ष हूँ। आप देखिएगा, अगर हम लोग का कोई कार्यक्रम होता है तो 100 फोटो अगर क्लिक होती है तो हम लोग को 5 फोटो खोजनी मुश्किल होती है जिसमें जिला अध्यक्ष हमारा आगे हो। तो अच्छा ही है उनमें, ऐसा सब नेताओं में कुछ ना कुछ अच्छाई रहती है। सो जैसे आपके मुद्दे थे नयनतारा जी के साथ, जैसे मैं शुरू में हमने जिक्र किया तो मैंने बोला कि उस पर हम बात पे आएंगे, तो क्या मैटर था जिससे आपकी काफ़ी खींचातानी हुई, या फिर कुछ भी कह लें इसे, आप अपने शब्दों में बताइए। और फिर एक आप पे ये भी लगता है, आपके चरित्र पे एक दाग ये भी लगता है कि आपके या तो अधिकारियों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, या तो ये हमेशा उनके साथ इनकी लड़ाई होती रहती है। देखिए, मैं जब भी ये बात, मुझे बहुत लोग पूछते हैं, आप भी पूछ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से ही बहुत लोग देखेंगे, मैं उस महिला का नाम नहीं लेना चाहता, आप ले लिए, सब जनता सुन लिए। वो यहाँ एसडीएम के पद पे पदस्थ थे, हमारी सरकार थी। मैटर कुछ आपके फादर से जुड़ा हुआ है इसका? यही मिथ है, इसी पे मैं आना चाहता हूँ, यही मिथ है। सच्चाई इसकी ये है, वो बहुत अच्छी मतलब रणनीतिकार हैं, ये सच्चाई है। उसमें एक्चुअल घटना ये हुई थी, हमारा एक दोस्त है मनोज शर्मा, युवा कांग्रेस का मनेंद्रगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष, खड़गवां का, है ना। मैं चूँकि मेरे पिताजी खड़गवां में ही पोस्टेड थे और हम लोग घूमते रहते हैं, तो हमारे बहुत सारे दोस्त यार हैं ना। और आरोप तो ये भी लगते हैं कि विनय जायसवाल जी ने मतलब उनकी सिफारिश से आपके पिताजी की जॉब लगी। नहीं, पहले इसको क्लियर कर लो, फिर उस पर भी आ जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या था, हम चूँकि वो यहाँ एसडीएम थी, मैं उन्हें भरी भांति पहचानता था कि उनकी कार्यशैली क्या है। वो खड़गवां में एसडीएम बन गए, वो वहाँ चले गए। मुझे मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि वहाँ मनोज शर्मा के एक कर्मचारी था ग्रेड डी का, उसे एक रूम आवंटित कराना था। उसने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे बोला कि इनको रूम चाहिए, इनको रूम आवंटित करा दो। एसडीएम मैडम से बोल के उन्हें लगा कि सरकार है, ये मननगढ़ में फैल रहे हैं, इनके संबंध रहे होंगे। वाकई में मननगढ़ में जो भी अधिकारी कर्मचारी रहता है, हमारी अच्छी बातचीत होती है कि प्रशासन को राजनीतिक लोगों से और राजनीतिक लोगों को प्रशासन से समन्वय बना के चलना पड़ता है। तो मैंने बोला देख, मेरे बोलने से शायद मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मिलेगा रूम, क्योंकि ऑलरेडी मैडम के दोनों ही पूर्व विधायकों से बहुत अच्छे संबंध थे। तो जब होता है ना कि आपके मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध होंगे तो आपकी नज़र में मंत्री थोड़ा नीचे होगा, तो उनके विधायकों से संबंध है तो कार्यकर्ता थोड़ा नीचे थे उनके नज़र में। तो मैंने कहा कि एक बार चलते हैं। पूर्व विधायक, उस समय के वर्तमान विधायक थे डॉक्टर विनय जायसवाल जी, उनके यहाँ चलते हैं। उनकी मिसेज महापौर भी थी चिन्मरी नगर निगम की, उनसे बोलते हैं। ये वाकई घटना है, उनको याद हो या ना याद हो, मेरे पास इसके मैसेज पड़े हैं व्हाट्सएप में, आप बोलेंगे तो दिखा दूंगा। तो उनके पास हमने गए, हमने उनसे बात की, हमने उन्हें कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आप कह दीजिए एसडीएम को रूम अलॉट कर दीजिए। उन्होंने कह भी दिया हमारे सामने कि मैडम इनको आप रूम अलॉट कर दीजिए। उन्होंने हाँ भी, विधायक जी ने कहा, हाँ विधायक जी ने कह दिया कि उस कर्मचारी को डी का है, कुछ रूम अलॉट कर दीजिए, है ना। चूँकि उस कर्मचारी से रूम अलॉट करने के एवज में मैडम ने पैसा मांगा या नहीं मांगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों ने ये नाम लेके पैसा मांगा कि मैडम पैसा मांग रही है। तो ये आप आरोप लगा रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैडम ने मांगा या नहीं मांगा मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, पर कुछ लोगों ने यह कह के मांगा कि मैडम मांग रही हैं। चूँकि वो ग्रेड डी का कर्मचारी था, उसकी सैलरी बम उसकी 20-25 हज़ार होगी, तो 20 हज़ार नहीं दे सकता था, तो उसने हम लोगों का सहारा लिया। 15 दिन हो गए, रूम अलॉट नहीं हुआ उसको। इसके पीछे कुछ भी रीज़न हो, ये वो अधिकारी भी बता सकते हैं, वो बाबू बता सकते हैं क्यों नहीं हुआ। मैंने फ़ोन लगाया, किसे? विधायक जी? विधायक जी को नहीं, मैडम को, एसडीएम मैडम को। मैंने उनसे कहा कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, विधायक जी ने आपको बोला था 15 दिन हो गया रूम अलॉट नहीं हुआ। तो एक प्रशासनिक अधिकारियों की एक प्रवृत्ति होती है, मतलब सब तो नहीं कहूँगा, कुछ 2-4-5% की, वो राजनेताओं को घुमाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ये बात कह दूंगी तो ये मान जाएंगे, इन्हें नहीं पता होगा। उन्होंने मुझसे एक वर्ड कहा कि उसका आवेदन नहीं आया मेरे पास,
क्योंकि मुझे पता था कि उसका आवेदन आपके टेबल में जमा है। तो मैंने कहा नहीं मैडम, उनका आवेदन आपके टेबल में पहुंच चुका है, आप एक बार चेक करा लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कराती हूँ, मुझे अभी सर्च कराना पड़ेगा कौन सा रूम वहाँ खाली है। चूँकि मैं खड़गवां मेरे पिताजी पोस्टेड थे, मैंने आपको बताया, मुझे पता था कि वहाँ के एक रूम को जो पहले फूड इंस्पेक्टर रहते थे उन्होंने छोड़कर वो हैंड ओवर करके चले गए थे और वो रिक्त था। तो मैंने उनसे ये कहा कि फलाना रूम फलाना ब्लॉक में रिक्त है, उससे आवंटित कर दीजिए। तो शायद ये बात उनको बुरी लग गई। उन्होंने ये कहा कि आप ये मुझे बता रहे हैं कि कौन सा रूम आवंटित करना है। मैंने कहा मैं ये नहीं बता रहा कि वो रूम आवंटित करना है, मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि वो रूम वहाँ पर खाली है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास, मतलब उनका ये लहजा बात करने का बहुत गंदा था, है ना, मतलब एक सामान्य प्रशासनिक अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्तियों को ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ठीक है मेरे पास जब टाइम होगा तो कर दूंगा, मेरे पास इतना ही काम है क्या, ठीक है। तो मैंने भी कहा, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत शरीफ हूँ, मैंने खुद कहा कि मैडम ऐसे चिल्ला के बात मत कीजिए, मैं आपके ऑफिस का कोई कर्मचारी नहीं हूँ या मैं किसी का कोई बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। आपको करना है, लगता है, नियमता है तो कर दीजिए, अगर नियमता नहीं है तो मत कीजिए। मेरे घर का काम तो नहीं है कि मैं अपने घर के लिए काम बोल रहा। तो ऐसा ही हुआ और उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर भी मुझे एक पल के लिए लगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकारी कर्मचारी कभी कभी कारणों से बिजी रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बहुत सारा दबाव रहता है। मैंने उस व्यक्ति को भेजा उनके ऑफिस। विश्वास कीजिए मैंने कभी सोचा नहीं था एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, एक अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एसडीएम के पद पर रहने वाले अधिकारी के पास जाकर खड़ा हो और वो अधिकारी उसे यह कहकर अपमानित कर रही है कि तुम राजनीति करते हो, तुम नेताओं से मुझे फ़ोन लगाते हो, अब देखते हो तुम्हें कौन रूम अलॉट कराता है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगा, जाँच करूँगा। सोचिए उस कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी का, उसके नज़र में राजनेताओं की, हमारी पार्टी की, सरकार की और अधिकारी कर्मचारियों की क्या चित्र बनी होगी। मतलब उसके मन में तो पूरा ऐसा लगा होगा कि ये सब बेकार हैं। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसके साथ ऐसा हुआ। 7-8 दिन 10 दिन बाद लोगों ने बताया कि फ़ोन में ऐसा होने के बाद उन्होंने, मैडम ने ऐसा उसको कहा। मैंने ये चीज़, पूरी घटना, ये चीज़ जाके विधायक जी को बताई। मेरा कर्तव्य है, मैंने लेकिन उस दिन एक प्रण भी लिया। मैंने एक कहा, आज भी मेरे व्हाट्सएप में मैसेज उसको मैंने डिलीट नहीं किए हैं, कि मैं इनके खिलाफ, अब मैंने कहा कि इनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा, या तो इनको हटाइए यहाँ से अपने विधानसभा। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। मैंने उनको एक दिन मैसेज किया 10-15 दिन बाद विधायक जी को कि मैं अब इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। भूतपूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी को कि मैं इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर लड़ाई चालू करूँगा तो मैं पीछे नहीं जाऊँगा। या तो भाई वो प्रशासनिक अधिकारी मेरे ऊपर कहीं मुझे फंसा सकते हैं, कार्रवाई करा सकते हैं, या तो ऐसा होगा, या तो मैं पूरी लड़ाई को ख़त्म करूँगा, ऐसा होगा। अमूमन सरकार में बैठते समय आदमी सोचता है कि हो गया, ठीक है, कार्यकर्ता है, नाराज है, बहुत सारे ऐसे लोग बोल के चले जाते हैं, तो बोल दिया होगा नाराजगी। उस दिन के बाद से मैंने आज तक डॉक्टर विनय जायसवाल को कोई काम नहीं बोला। राजनीतिक हमारे संबंध अच्छे हैं, हमारा आना जाना होता है, मैंने शादी में उन्हें बुलाया, मैंने दुकान के उद्घाटन में उन्हें बुलाया, बीच में भी आए भी थे, वो दुकान में बैठे थे, सब अच्छा है। राजनीतिक रूप से मैंने कोई काम नहीं बोला और उस दिन से मैंने लड़ाई लड़नी चालू की। तो मुझे मतलब उस महिला अधिकारी ने कई तरीक़ों से मुझे डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, सब कि मैं लड़ता गया। उससे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कैसे हुआ पता है? उस महिला अधिकारी से उस समय वर्तमान में जितने भी एसडीएम पदस्थ थे, जितने भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार पदस्थ थे, सब प्रताड़ित थे। सब लोगों ने पिछली दरवाजे से मुझे इतना मदद किया कि वो क्या साइन करने वाली रहती थी या किस अधिकारी को मेरे खिलाफ क्या बोलने वाले थे, मुझे एक दिन पहले पता होता था। और इस कारण मैं वो लड़ाई को लड़ा और जीता। इसमें मत सकते, मैं तो बार बार कहता हूँ, आपके साथ भी ऐसी घटना हो, किसी के साथ ऐसी घटना होगी, मैं उसको फिर लड़ाई लड़ूंगा, इसमें कोई बात नहीं। और आपने एक क्वेश्चन और किया था इसी के साथ कि अधिकारियों के साथ दो चर्चा। एक और क्वेश्चन था मेरा कि ऐसा आरोप है कि आपके जो फादर की जो सर्विस थी वो विधायक जी के सिफारिश पे हुई। देखिए, आज आप पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो मेरे पिताजी व्याख्याता हैं, ठीक। पूरे प्रदेश में जो बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर थे मेरे पिताजी खड़गवां में, बीईओ का जो पद है प्रदेश में, मान लीजिए यदि 100 पद होंगे, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 पद होंगे तो वास्तव में जो बीईओ हैं वो 30 से कम होंगे। 70 जगह व्याख्याताओं को या तो एबीओ को प्रभारी बीओ बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में एकमात्र घटना थी कि मेरे पिताजी ही प्रभारी बीओ थे। उसी समय आज मनेनगढ़ से जो बीओ थे जायसवाल जी, वो भी व्याख्याता हैं। आज वर्तमान में जो खड़गवां में जो बीओ हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कोई सरदार जी हैं, वो भी व्याख्याता हैं। तो ऐसे 70% लोग इस प्रदेश में थे। चूँकि
वो मेरे पिताजी थे, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इसलिए ये आरोप लगा कि उनको राजनीति का लाभ मिला। आज भी वो अगर हम चाहते, अब 2 साल नौकरी बना, हम चाहते नहीं, चाहते तो कहीं बीओ बन सकते हैं, बहुत सारे पद खाली हैं। आप देखेंगे खड़गवा में आज हमारे पिताजी जब से हटे तब से आज तक किसी बीओ की भर्ती नहीं, मतलब बीओ पदस्थापना नहीं, खाली है। रामानुजगंज में खाली, बहुत सारे ऐसे जगह खाली हैं। तो ये केवल राजनीतिक आरोप है। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन था कि जो अधिकारी हैं उनके साथ या तो आपकी बहुत ज़्यादा बनती है या फिर उनके आपसे झगड़े होते, जैसे एक अधिकारी का मैंने अभी जिक्र किया। मेरे बहुत सारे अधिकारियों से झगड़े हुए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अधिकारियों से मेरे मधुर संबंध है। उसके कारण है ना, देखिए क्या होता है, जैसे कोई अधिकारी है, कर्मचारी है ना, मेरी लड़ाई किस लिए लड़ रहा हूँ? मैं अपने घर के लिए लड़ाई तो नहीं लड़ रहा हूँ ना, मैं लोगों के लिए, हक के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। यदि मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लोग आते हैं, उन्होंने कहा कि तहसील ऑफिस में मुझे बाबू ने भगा दिया, या हमारा नामांतरण नहीं हो रहा, या हमारा निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, या ऐसा है, तो मैं उस बात को लेकर अधिकारी के पास जाऊँगा। मेरा काम है, मैं विपक्ष का नेता हूँ, मैं उस बात को लेकर अधिकारी के पास जाऊँगा, मैं जाता हूँ। यदि वो अधिकारी इस चीज़ों को समझता है कि हाँ मेरे कार्यालयीन स्टाफ ने गलती की, या मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना था, या इसमें ये कमी है, मुझे अच्छे से बताना था, तो हमारी उनसे बहुत अच्छे संबंध होते हैं। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनसे मेरी अच्छी बात होती है। मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहता किसी का, सरकार नहीं है, फालतू वो लोग भी दिक्कत में आएंगे, मतलब बहुत अच्छी बात होती है, हम लोग घंटे बात करते हैं, तो हमारे से अच्छे संबंध बन जाते हैं। उनको भी लगता है कि हाँ यार व्यक्ति जेन्युइन काम लेके आया है, जेन्युइन काम करने के लिए बोल रहा है, हम कभी कलम फंसाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जैसे उन्होंने हो जाती है। हाँ, उसका कारण भी है ना कि मान लीजिए अधिकारी ने भगा दिया कि किसी उसको, कि तुम्हारा हम फॉर एग्जाम्पल राजस्व का काम है कि तुम्हारा हम नामांतरण नहीं करेंगे। अब मैं लेके गया, चूंकि अधिकारी तो उसे भगा चुका है, तो वो अपना ईगो मेंटेन करने के लिए मुझे भी ये कह रहा है कि नहीं करेंगे नामांतरण का, तो मैं उससे रीजन जानना चाहूँगा कि क्यों नहीं करोगे। यदि ऐसा कुछ है जो नियम से हटकर है तो बिल्कुल मत करो, यदि नियम पे है तो आपको तो करना पड़ेगा। और इसके लिए एक बार नहीं 100 बार मेरे को लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं आपसे लड़ाई लड़ूंगा। आप मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, और रिश्तेदार होते तो भी लड़ाई लड़ता, क्योंकि उसका हक है, उसका अधिकार है, और इसीलिए आप उस कुर्सी में बैठे हो। और इस लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे जेल जाना पड़े, मुझे कोई भी कुछ भी सहना पड़े, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं। तो सौरभ मिश्रा जेल जाने के लिए तैयार है मतलब? हाँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। देखिए क्या होता है, जब सरकार का विरोध कर रहे हैं तो वैसे ऐसा भी स्थिति नहीं आया है कभी, अच्छे हैं, यहाँ का राजनीतिक माहौल भी अच्छा है कि कोई ज़बरदस्ती किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन शंका तो बनी रहती है कि कभी किसी मामले में फंसा दिए जा सकते हो, या तो तैयार हैं। हमारा ये कहना है, अपने किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में किसी ऐसे मामलों में जेल नहीं जाना चाहिए जिससे उसका चरित्र का हनन होता हो, लूटपाट, डकैत, छेड़छाड़, ये सब मामलों में जेल नहीं जाना। भाई किसी का हक और अधिकार उठाने के लिए जेल जाना पड़े तो बिल्कुल जाएंगे, 5 बार जाएंगे, इसमें हर्ज क्या है। अच्छा, तो हम अपनी वार्तालाप को यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगर आपने इस वार्तालाप को एंजॉय किया हमारे साथ, तो इस कैमरे पे आप देख के आप लोगों से एक आग्रह कर सकते हैं, जो भी मतलब जो लोग आपके द्वारा इस वीडियो को देखेंगे, तो वार्तालाप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। देखिए सबसे पहले तो मैं फैज भाई आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने वार्तालाप के इस चैनल इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया। लेकिन मैं एक बात से हतप्रभ था, क्योंकि मैं राजनीति करता हूँ, मैं छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूँ और 10 साल हो गए लगभग। आज अधिकतर समय मैंने प्रवक्ता के रूप में काम किया, तो राजनीतिक रूप से कह लीजिए कि मुझे बोलने का हमेशा मौका मिलता है या अवसर मिलता है, तो मेरा वो आदत है या मेरी वो शैली है, तो मुझे कोई 5 घंटे बैठा के बुलवाए तो मैं बोल सकता। लेकिन मैं ये हतप्रभ हूँ कि एक इंटरव्यू लेने वाला वो इतनी अच्छी राजनीतिक बात कर रहा है, वो क्वेश्चन से सब क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं आप पहले राजनीति में थे क्या? इस बात से मैं हतप्रभ हूँ। मेरा ऐसा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तो इस बात के लिए मैं एक जर्नलिज्म का छात्र हूँ। मैं इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। आपका यह वार्तालाप कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के से आपने बहुत सारे ऐसे मुझसे सवाल पूछे जो मैं शायद जनता तक नहीं पहुँचा पा रहा था, आपके माध्यम से पहुँचा दूँगा। कुछ कड़वे सवाल भी पूछे हैं, अब देखना पड़ेगा जनता उसका क्या रिस्पॉन्स करती है। सभी से आग्रह करूँगा, वार्तालाप से जुड़िए, आप इनके माध्यम से शहर के, जिले के, प्रदेश के सभी नेताओं की बात सुनिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।